हेलो गाइस। तो हम लोग जो है रोटेशन के रिवीजन को जारी रखते हुए आज जेई के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और भी आगे सेशन आएंगे जिसमें मैं जेई के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे आपका पहला सवाल ये 99 में आया हुआ सवाल है जेई का। तो एक बेसिकली कॉन्सेप्चुअल सवाल है, तो इसको मैं 5 में से 3 दूंगा। बिल्कुल कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर आपको रोटेशन की समझ है तो आप इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए आप आंसर निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन पढ़ लो, तुम्हारे सामने है। अ स्मूथ स्फीयर ए इज़ मूविंग ऑन अ फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड द सेंटर ऑफ द मास ऑफ वेलोसिटी वी। मूविंग कर रहा है, कुछ रोलिंग रोलिंग का नहीं दिया हुआ है, प्योर रोल की क्या ओमेगा है एंड वी है, इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो इट कोलाइड्स इलास्टिकली एंड हेड ऑन विथ आइडेंटिकल स्फीयर। कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है, तो देखो कैसा होना चाहिए सिचुएशन, कैसे टकराएगा। तो यहाँ पे एनिमेशन करके दिखाया तुम्हें कि एक जो रेस्ट पे है, देखो वो रेस्ट पे है, राइट वाला जो स्फीयर है वो रेस्ट पे है, और जो लेफ़्ट वाला है वो रोल करते हुए, एक वी है उसके पास सेंटर मास की स्पीड और ओमेगा उसके पास रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी है। तो रोल करते हुए उसके पास आ रहा है और उसको बूम उससे टकरा रहा है। ठीक है, अब फ्रिक्शन कहीं नहीं है, तो फ्रिक्शन कहीं नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या होगा, ओमेगा पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ओमेगा क्या होगा, वो पहले वाला ही रहेगा। सिर्फ इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा, सेंटर मास की वेलोसिटीज़ पे, दोनों के सेंटर मास की वेलोसिटीज़ पे। तो जो रेस्ट पे था वो भी चलने लगेगा, और जो उधर से लेफ़्ट साइड से आ रहा था उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बट ओमेगा चेंज नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा, ओमेगा फाइनल सेम ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंस देयर वाज नो फ्रिक्शन सो देयर वाज नो टॉर्क एंड ओमेगा रिमेन्ड कांस्टेंट। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आपके सामने है। अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोलिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट द ओरिजिन O। तो यहाँ पे आपके सामने सवाल है, इसको करो, आंसर निकालो। तो तुम लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, है कि नहीं। तो देखो ये मोशन कैसे होने वाला है, पहले ये देख लेते हैं। एक्स और वाई एक्सिस दिया हुआ है। इस तरीके से एक बॉल जो है रोल होते हुए जा रहा है, उसकी सेंटर मास की वेलोसिटी v है और वो प्योर रोल कर रहा है। मतलब कि जो कांटेक्ट पॉइंट होगा स्फीयर का ग्राउंड से वो रेस्ट पे होगा, मतलब कि v इज इक्वल टू ओमेगा r। पता है ना कॉन्सेप्ट। ये सारा कॉन्सेप्ट हम आगे के सेशंस में भी डिस्कस करेंगे। तो जेई के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जो है मटेरियल सॉल्व भी करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, तुम्हारा पूरा रोटेशन अच्छे से कवर होने वाला है यहाँ पे इस चैनल पे। तो अपने दोस्तों को भी बताओ एंड ऑल दैट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू ओमेगा r। तो मोशन समझ आ गया। अब हमें देखो एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट लिखना है, जो ओरिजिन है, देखो y और x एक्सिस जो तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, तो मोशन समझ आ गया। तो अब एंगुलर मोमेंटम लिख लें। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, LCM प्लस एल अबाउट CM। क्या होता है, LCM प्लस एल अबाउट CM। LCM प्लस एल अबाउट CM, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस या एंगुलर मोमेंटम ऑफ like of the object due to the movement of center of mass plus angular momentum due to the movement about center of mass। यही होता है ना मेन फार्मूला, LCM प्लस एल अबाउट CM। रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो, सारा कुछ, सारा एस्पेक्ट बता रहा हूँ। तो देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास मूवमेंट कितना होगा, सेंटर ऑफ मास के मूवमेंट के कारण एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो क्या होगा, R इंटू क्या होने वाला है, R इंटू एम वी। क्या होगा, R इंटू एम वी। और V को क्या लिख सकते हो, ओमेगा R। अभी मैं मूवमेंट के टाइम पे दिखाया तुम्हें, क्योंकि प्योर रोल हो रहा है तो कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट पे रहेगा। तो V इज इक्वल टू ओमेगा R प्लस एल अबाउट CM। क्या होगा, एल अबाउट CM होगा, क्या लिया है, या सिलेंडर लिया हुआ है तो I इंटू ओमेगा, है कि नहीं। सेंटर मास पे जाके बैठ जाओगे तो ये ऑब्जेक्ट पूरा रेस्ट पे दिखेगा, बट ओमेगा R से तुम्हारे चारों तरफ घूमते दिखाई देगा। तो यहाँ पे I इंटू ओमेगा हो जाएगा। लिख दो खटाक से, जोड़ दो 3m ओमेगा R स्क्वायर बाई 2। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो एंगुलर मोमेंटम रिवाइज करवा दिया है इस प्रॉब्लम की मदद से।
लाइक मूवमेंट कैसा होगा ये भी हमने रिवाइज़ कर लिया। ठीक है, पहला सवाल भी अच्छा था। ओमेगा कब चेंज होता है? जब टॉर्क आता है, टॉर्क ही नहीं, फ्रिक्शन का टॉर्क ही नहीं, तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बस क्या चेंज होगा? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटीज़। पहले सवाल की बात कर रहा हूँ, तो ये सवाल भी हल हो गया, पहला सवाल भी हल हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हम ले लेते हैं कि टॉर्क और कैसे लिखते हैं और डायनेमिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक एंगुलर मोमेंटम का सवाल ले लिया, एक टॉर्क का सवाल ले लिया। अब यहाँ पे देखो डायनेमिक्स को सॉल्व करते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। तो ये JEE 99 का आया हुआ सवाल है, तो प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप पहले जो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्यूशन करो। अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर तुम कहीं फंस रहे हो तो मेरा सॉल्यूशन देखो, समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखिए एक रॉड है, ऊपर रखा हुआ है सॉलिड स्फीयर के, क्या लिया हुआ है यहाँ पे? सिलेंडर लिया हुआ है। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? उसके एक्सिस के अबाउट mr²/2। तो देखो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने बोला है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन बोला है, तो यहाँ पे देखो पहले तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन को एज्यूम कर लेंगे कि कांटेक्ट पॉइंट, दो कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ पे, दो कांटेक्ट पॉइंट, एक अपर बार के कारण है और एक नीचे ग्राउंड से है। तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन आ रहा होगा और ऊपर वाले कांटेक्ट पॉइंट पे भी फ्रिक्शन आ रहा होगा। तो दोनों पॉइंट पे फ्रिक्शन आ रहा है इस तरीके से। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम एज्यूम कर लेते हैं, ग्राउंड का कांटेक्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन एज्यूम करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि यू नेवर नो किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन आने वाला है। तो बेटर यू एज्यूम इट, द आंसर विल टेल यू द राइट डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे देखो मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन को मान लिया, अब यहाँ पे देखो ऊपर जो है तुम रॉड को F4 से आगे पुश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो सिलेंडर के सरफेस से रगड़ खाएगा और सिलेंडर को वो आगे पुश करेगा। ठीक है, और रॉड जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश होगा। ठीक है, तो ऊपर जो कांटेक्ट पॉइंट है उस पर फ्रिक्शन किधर होगा? ऑब्वियसली लेफ़्ट साइड, कॉमन सेंस लेफ़्ट साइड है ना। फ्रिक्शन जो है क्या करेगा? रिलेटिव मोशन को रोकेगा। तो ऊपर स्लाइड होना चाहता है रॉड, तो उसको रॉड को अपोजिट करेगा, ठीक है, पुश करेगा, और स्फीयर को, सॉलिड सिलेंडर को राइटवर्ड पुश करेगा। तो अब यहाँ पे हम देख लो न्यूटन्स लॉ लिख देते हैं। तो न्यूटन्स लॉ किसके लिए लिखते हैं? सेंटर ऑफ मास के लिए लिखते हैं, याद रखो। डेलिबरेटली ये सवाल लिया गया है ताकि आपका डायनेमिक्स सॉल्व हो जाए, डायनेमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट बाकी ना रहे। तो न्यूटन्स लॉज किसके लिए लिखते हैं? सेंटर ऑफ मास के लिए लिखते हैं। किसके लिए? सेंटर ऑफ मास के लिए। तो हमने रॉड का जो है यहाँ पे देखिए, रॉड का जो है यहाँ पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो रॉड पे आगे फोर्स राइटवर्ड्स F लगेगा, बैकवर्ड्स क्या लगेगा? F2 लगेगा, लेफ्टवर्ड्स। तो F माइनस F2 इज इक्वल टू M2 इंटू 2A। 2A क्यों लिखा? क्योंकि तुम्हें पता है रोटेशन में, प्योर रोलिंग में अपर पॉइंट ट्वाइस वेलोसिटी से चलता है एंड ट्वाइस एक्सेलरेशन होता है, A प्लस अल्फा आर हो जाता है, समझ आ रहा है ना। और ग्राउंड पॉइंट A माइनस अल्फा आर से 0 हो जाता है, ठीक है, रेस्ट पे आ जाता है, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल कुछ नहीं बचता है, ठीक है। तो अपर पॉइंट में 2A हो जाएगा। अब देखो मैंने किसका बना दिया? सिलेंडर का बना दिया। तो सिलेंडर का बना दिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा? F प्लस ऑफ F1। तो F1 एक अपर कॉन्टैक्ट पॉइंट के कारण लग रहा है और F डाउनवर्ड कॉन्टैक्ट पॉइंट के कारण लग रहा है। तो F प्लस F1 इज इक्वल टू क्या आएगा? M1A। M1 क्या है? मास ऑफ द सिलेंडर। तो F प्लस F1 इज इक्वल टू M1A, ठीक है। तो अब दो इक्वेशन तो यहाँ मिल गया तुम्हें। एक और इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारा टॉर्क से। तो टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लेना चाहिए? तो अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो टॉर्क कहाँ से लोगे? सिलेंडर के सेंटर से ले लो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट से टॉर्क ले रहा हूँ। कहाँ से टॉर्क ले रहा हूँ? जो ग्राउंड से कांटेक्ट पॉइंट है उसके अबाउट टॉर्क ले रहा हूँ। देखो उसके अबाउट लेने से फ़ायदा ये है कि वो रेस्ट पे है, पहली बात तो है कि नहीं, वो रेस्ट पे है, प्योर रोलिंग हो रहा है यहाँ पे। तो जो ए पॉइंट आ गया वो एक इनर्शियल पॉइंट आ गया। दूसरा फ़ायदा ये कि जो नॉर्मल आएगा ग्राउंड से उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। जो एम जी आएगा जो सिलेंडर का mg होगा ग्रेविटी, उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। तो देखो कितने टॉर्क 0 हो गए?
इसीलिए मैं उस पॉइंट को ले रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही सोचना है, बिल्कुल सोचने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। एक सेशन में कोई आपको जो है सारे सवाल नहीं करवा सकता है, बट सोचने का तरीका बताया जा सकता है। तो यहाँ देखो, सिर्फ़ और सिर्फ किसका टॉर्क बच गया, सिर्फ़ और सिर्फ F1 का टॉर्क बच गया, F1 का, जो अपर कॉन्टैक्ट पॉइंट से आ रहा है। तो F1 इंटू टू आर इज इक्वल टू क्या होगा। अब जिसके अबाउट तुम टॉर्क लिख रहे हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो m1 इंटू आर स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ m1 इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा, जोड़ दोगे तो 3m1 इंटू आर स्क्वायर बाई टू इंटू एल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आपके पास F1 की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, 3m1 आर एल्फा आर बाई 4, ऑलराइट। तो F1 यहाँ पे आपके पास आ गया है। अब जो है F1 को जो दो इक्वेशंस मिले थे हमें न्यूटन्स लॉ लगा के, उसमें पुट करके वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, है कि नहीं। तो तुम्हें दिख रहा है कि जो पहला इक्वेशन मिला था, जो रॉड का न्यूटन्स लॉ लगा के हमें इक्वेशन मिला था, F माइनस F1 इज इक्वल टू M2 इंटू 2A, उसमें F1 की वैल्यू डाल देते हैं। तो F1 की वैल्यू उसमें डाल देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए एल्फा आर, एक और इक्वेशन क्या आ जाएगा फ्रॉम प्योर रोलिंग, A इज इक्वल टू एल्फा आर हो जाएगा। द ग्राउंड कॉन्टैक्ट पॉइंट हैज़ टू बी एट रेस्ट, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्फा आर फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ग्राउंड, ठीक है। तो इस तरीके से A इज इक्वल टू एल्फा आर को भी तुम यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ फर्स्ट नेम किया है उसको हम यूज़ कर लेते हैं, F1 डाल देते हैं और A इज इक्वल टू एल्फा आर भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से F1 आपका डायरेक्ट आ रहा है। तो मेरे साथ ही सॉल्व करते रहो, साथ साथ सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पे डाल दिया हमने F माइनस 3m1 एल्फा आर बाई 4 इज इक्वल टू M2 इंटू 2 एल्फा आर। यहाँ से F की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या आ गया आपके पास, 3m1 एल्फा आर बाई 4 प्लस 2m2 एल्फा आर। तो यहाँ से जो है एल्फा आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इन टर्म्स ऑफ F। तो F ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एल्फा आर हम निकाल लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, है कि नहीं। तो एल्फा आर यहाँ पे देखो कॉमन आ जाएगा। तो 3m1 बाई 4 प्लस कितना हो जाएगा, 2m2, 3m1 बाई 4 प्लस 2m2 इज इक्वल टू F आ जाएगा। तो यहाँ से एल्फा आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल्फा आर की वैल्यू आ जाएगी 4F, एल्फा आर की वैल्यू आ जाएगी 4F बाई क्या होएगा, 3m1 प्लस 8m2, 3m1 प्लस 8m2। तो एल्फा आर की वैल्यू आ गई। तो इस एल्फा आर को हम फिर यूज़ कर लेंगे, एल्फा आर को फिर यूज़ कर लेंगे ऊपर वाले इक्वेशंस में, और F1 और F की वैल्यू निकालेंगे। यही पूछा है आपको सवाल में, दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स पे फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से हम 2A डाल देंगे, 8F बाई 3m1 प्लस 8m2, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन आ गया तुम्हारे पास, एक्सेलरेशन आ गया, जो m2 मास है वो 2A एक्सेलरेशन से चल रहा है, और A इज इक्वल टू एल्फा आर है, तो 2A क्या हो जाएगा, 8F बाई 3m1 प्लस 8m2। आसान सा बात है यहाँ पे, है कि नहीं। और A कितना हो जाएगा, तो 4F बाई 3m1 प्लस 8m2। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन आ गया तुम्हारे पास, दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन आ गया तुम्हारे पास, ऊपर रॉड का भी और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का भी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने, अब हमें निकालना है फ्रिक्शन की वैल्यू। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आसान है, तुम्हारे पास एल्फा आर आ ही गया है, एक्सेलरेशन आ ही गया है, रिस्पेक्टिव इक्वेशन से पुट कर दो, वैल्यू निकाल लो। तो कैलकुलेटिव है, कॉन्सेप्चुअली सवाल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और सबसे पहला इक्वेशन कैसे बनाया, न्यूटन्स लॉ लिख के, जो कि सेंट्रोमास के लिए लिखते हैं। उसके बाद टॉर्क का इक्वेशन लिख लिया यूजिंग द बॉटम मोस्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट विद द ग्राउंड। और वो पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि जो है
नॉर्मल mg और फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो जा रहा था। ठीक है, तो फॉर ईज़, किसके लिए? फॉर ईज़। ठीक है, ताकि ज़्यादा इक्वेशंस बनाने नहीं पड़ें। तो यहाँ से F1 की वैल्यू भी आ गई आपकी 3mf बाई 3m1 प्लस 8m2, 3m1 प्लस 8m2। ठीक है, तो F1 की वैल्यू आ गई आपके पास और F की वैल्यू भी आ जाएगा। तो निकाल लो, आसान है, कैलकुलेशन करो, साथ में तुम भी बनाओ तो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना। ये 39 मिनट्स का सेशन है, तो इतना तो तुम डेडिकेट कर सकते हो। तुम कॉपी लेके खुद से बनाओ और आंसर मैच करो, साथ में साथ पढ़ लेंगे तो अच्छा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और यही पर्पस भी है इस लेक्चर का। जो भी आप स्टूडेंट्स जुलाई में अपेयर होने वाले हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा सेशन है ये। तो फॉलो करते रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं यहाँ पे। तो F की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? A की वैल्यू डाल देंगे। A की वैल्यू आपके पास निकल के आ ही चुकी है, 4f बाई 3m1 प्लस 8m2, 4f बाई 3m1 प्लस 8m2। तो यहाँ पे 4f बाई 3m1 प्लस 8m2 डाल दिया। F की वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी, कितना आ गया? LCM ले लो यहाँ पे। तो F की वैल्यू कितनी आ गई? 4m1f बाई 3m1 प्लस 8m2। तो इस तरीके से सारे वैल्यूज़ हमने निकाल लिया, दोनों का एक्सेलरेशन, दोनों कांटेक्ट पॉइंट्स पे फ्रिक्शन। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो गया है। होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ कि न्यूटन्स लॉ सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे लगता है। टॉर्क देखने के लिए फोर्स कहाँ पे लग रहा है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। न्यूटन्स लॉ लिखने में ये इम्पॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि हम सारे फोर्सेस को सेंटर ऑफ मास पे लगता हुआ मान सकते हैं। टॉर्क लगाते समय एक स्पेसिफिक अच्छे से अच्छा वाला पॉइंट चूज़ करना होता है। ठीक है, जिससे बहुत सारे टॉर्क फोर्सेस के टॉर्क ज़ीरो हो जाएं। तो इस चीज़ का यूज़ मैंने इस सवाल में किया। ग्राउंड के कांटेक्ट पॉइंट से टॉर्क ले लिया, फ्रिक्शन, नॉर्मल और mg का टॉर्क ज़ीरो हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको देखने आती हैं तो आपका प्रिपरेशन सही ढर्रे पे चल रहा है। मोशन कैसा होगा देखो, यहाँ दिखा देता हूँ मैं। मोशन कैसा होगा, तो यहाँ पे फ्रेम पर सेकेंड चेंज कर दिया। ये देखो इस तरीके से मोशन होगा। 2a एक्सेलरेशन ऊपर होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर का एक्सेलरेशन a होगा, a इज इक्वल टू अल्फा आर परसिस्ट करेगा। ग्राउंड का पॉइंट जो है कांटेक्ट पॉइंट, वो जो सिलेंडर पे है वो रेस्ट पे रहेगा क्योंकि प्योर रोलिंग है, और उसकी नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मोशन को भी देख लिया है। और अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये देखिए। तो इस सवाल को हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसके मदद से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और फिर इस सेशन को एंड करेंगे और जल्दी जो है दूसरा सेशन आएगा, रोटेशन को पूरा पढ़ेंगे। तो ये देखो सवाल में जो दिया हुआ है, एक किंक से एक क्यूब जाके टकरा रहा है इस तरीके से, और टकराने के बाद वो एंगुलर वेलोसिटी गेन कर लेता है। तो देखो मोशन क्लियर हो रहा होगा तुम्हें, इधर से आया टकराया, बूम। ये देखो यहाँ पे ऐसे ओमेगा, एक जो है क्लॉकवाइज ओमेगा गेन कर लेता है। तो मोशन होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब इसको जो है फ्रेम पर सेकेंड बढ़ा देता हूँ तो और मोशन अच्छे से और स्मूथ दिखेगा तुम्हें। तो यहाँ पे देखो, ये देखो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड दिख रहा है यहाँ पे। टकराया और एंगुलर वेलोसिटी गेन कर लिया, टकराया और एंगुलर वेलोसिटी गेन कर लिया। तो इस तरीके से एनिमेशन का यूज़ ले रहा हूँ ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ आए। और यहाँ देखो टकराने के बाद जो है ना, किंक उसका इंस्टेंट एक्सिस बन जाता है, जिसके अबाउट वो रोटेट करने लगता है। इंस्टेंट एक्सिस बन जाता है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ इंस्टेंट हिंज बन जाता है, जिसके अबाउट जो है बॉडी क्या करती है, एक एंगुलर वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेती है। तो उस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू पूछ दिया है। ये जेई का सवाल है, 5 में से 5 दूंगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कैलकुलेशन। 99 में आया हुआ सवाल,
तो ये आज के सेशन का लास्ट सवाल होगा, काफ़ी कुछ सीखेंगे इससे, और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन लाएंगे, उसमें बाकी के सवाल करेंगे और मटेरियल भी सॉल्व करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ देखो, अब हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है हमें। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था? तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता था? LCM प्लस L अबाउट COM, है कि नहीं? COM सेंटर ऑफ मास के चलने के कारण एंगुलर मोमेंटम, और सेंटर मास के अबाउट जो मोशन हो रहा है उसके कारण एंगुलर मोमेंटम। LCOM प्लस L अबाउट COM। तो LCOM पहले क्या था? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखो क्या था? तो अबाउट COM तो कोई कहानी ही नहीं है, रोटेट ही नहीं कर रहा है, तो अबाउट COM कुछ है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? mv इंटू A/2, है ना? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी mv इंटू A/2, mv इंटू A/2, ठीक है। अब जब किंक से टकरा जाता है तो क्या कर लेता है? एक ओमेगा गेन कर लेता है, एक ओमेगा इस तरीके से गेन कर लेता है। तो अब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? अगेन मैं क्या लिखूंगा? LCM प्लस L अबाउट CM। बट यहाँ पे तुम्हें पता है कि फिक्स्ड हिंज हो गया है, इंस्टेंटेनियसली ये फिक्स्ड हो गया है विद द किंक। तो क्या होगा? हम उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो फिक्स्ड एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, यही होता है ना। तो आई इंटू ओमेगा करना पड़ेगा, तो आई निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब के जो है परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ma²/6। अभी इस पर डिटेल एनालिसिस भी करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो यहाँ पे देखो ma²/6 जो है तुम्हारा थ्रू द सेंटर है, एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो एन एक्सिस पासिंग थ्रू द कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द क्यूब क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट ma²/6 प्लस, तो सेंटर और जो कॉर्नर के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है? a/√2। कितना है? a/√2। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ma²/6 प्लस ma²/2, तो कितना आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2ma²/3। तो तुम्हारे सामने निकाल के रख दिया है, 2ma²/3 आ गया, ठीक है। इनटू ओमेगा हो जाएगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस निकाल लिया, फिक्स्ड एक्सिस की तरह काम कर रहा है, तो आई इंटू ओमेगा से एंगुलर मोमेंटम लिख लिया। इनिशियल के एंगुलर मोमेंटम के बराबर कर दिया, विच वाज ma/2 इंटू वी। अब देखो, तुम बोलोगे कि सर यहाँ टॉर्क आ रहा है ग्रेविटी का, क्योंकि ग्रेविटी का तो टॉर्क लगेगा किंक के अबाउट। तो जैसे हम फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करते थे व्हेन टू कार्स यूज टू कोलाइड ऑन द रोड एंड वी यूज टू कंजर्व द मोमेंटम, सिमिलरली यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया और जो ग्रेविटी का टॉर्क है वो नेगलेक्ट हो गया, क्योंकि जो फोर्सेस जनरेट हुए हैं उनका जो अगर टॉर्क देखा जाएगा तो ग्रेविटी के टॉर्क से वो उनका टॉर्क काफ़ी बड़ा होगा, तो कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर दिया। तो यहाँ से तुम्हें ओमेगा निकल के आ गया है, क्या आ गया है? ओमेगा निकल के क्या हो जाएगा? ओमेगा निकल के बताओ कितनी वैल्यू आ गई? फाइनली सॉल्व करके देखो, तो फाइनली तुम्हारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई 3b/4a। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे हम ग्रेविटी के टॉर्क को नेगलेक्ट कर दिए, लाइक इन कंपैरिजन टू अदर टॉर्क्स दैट अदर फोर्सेस दैट आर जनरेटेड ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जो है ma²/6 प्लस ma²/2 जो किया, तो वो सारा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके सामने एक प्लेन दिख रहा है। तो ये देखो आपके सामने एक लाइक स्क्वायर प्लेन है जिसका साइड A है। तो स्क्वायर प्लेन को देखो इस तरीके से हम वर्टिकली घुमा सकते हैं, है ना, घुमा सकते हैं ऐसे। तो कौन सा एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है? तो तुम्हें एक वर्टिकल लाइन दिख रहा होगा, वर्टिकल लाइन दिख रहा होगा जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो उस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया, तो उस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, है कि नहीं? तो तुम्हें पता है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ma²/12। कितना होगा? ma²/12। तो इसको डिराइव कर लेते हैं। तुम लोगों ने जब रोटेशन पढ़ा होगा क्लास 11th में तो ऑब्वियसली डिराइव किया होगा। फिर उससे हम जो है एक इन्फेरेंस ड्रॉ करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, कुछ सीख लेंगे। तो यहाँ पे देखो बेसिक जो डेफिनेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो क्या होता है? m/r²। क्या होता है? m/r²। तो एक स्मॉल मास एलिमेंट ले लूँगा जो कि x डिस्टेंस अवे है फ्रॉम द एक्सिस, x डिस्टेंस अवे है फ्रॉम द एक्सिस। तो देखो ओरिजिन ले लिया सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट पे,
और x डिस्टेंस पे एक मास ले लिया यहाँ पे, जिसका एलिमेंट ले लिया जिसका थिकनेस dx है, तो तुम आराम से जो है इसका मास लिख सकते हो। क्या लिखोगे इसका मास? m/a² होगा सिग्मा मास पर यूनिट एरिया। m/a² जो होगा मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, दिस एलिमेंटल स्ट्रिप, तो ये हो जाएगा a इंटू डी एक्स, साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ a, तो a इंटू डी एक्स विल बी द एरिया ऑफ द एलिमेंट। देन व्हाट इज़ द मास ऑफ दिस एलिमेंट? Multiply it with sigma into a into dx, sigma into a into dx, right? So this is a small mass which is situated x distance away from the axis, x distance away from the axis। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, a sigma dx into x square, a sigma dx into x square, this is di, right? तो इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके a/2 तक, तो ये हाफ प्लेट का निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो दूसरे हाफ का भी इतना ही होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्सिस के अबाउट सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? एक एक्सिस के अबाउट सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी की तरह जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जोड़ने का तरीका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कर दिया हमने, तो कर दो इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a सिग्मा x³/3 आ जाएगा। x की जगह पे a/2 पुट करोगे तो a³/8 आ जाएगा। a सिग्मा, तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे a/2 पुट करोगे तो a³/8 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 24 आ जाएगा। तो सिग्मा a⁴/24, सिग्मा a⁴/24, सिग्मा a⁴/24। ठीक है, तो ये हाफ प्लेट का आ गया। तो पूरे प्लेट का निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। सेकंड हाफ का यही 2 बार होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, सिग्मा a⁴/12 कितना हो जाएगा, सिग्मा a⁴/12, 6 नहीं होगा 12 होगा, उसको करेक्ट कर दूंगा मैं अभी। तो सिग्मा a⁴/12, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब क्या, सिग्मा को क्या लिख दो, m/a² लिख दो, तो मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा, तो m/a² लिख दो, तो a² जो है तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ma²/12, वैल्यू क्या आ जाएगी, ma²/12। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिग्मा a⁴/12 होगा, तो 6 को करेक्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे, ऑलरेडी तुम्हें बता दिया कि ट्वाइस करूँगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में 24 था तो 12 आएगा। ठीक है, तो देखो आ गया ma²/12 आ गया ना, तो देखो करेक्ट कर दिया 12। तो फाइनली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया वो कितना आ गया, ma²/12, ma²/12। तो इस तरीके से जो है हमने प्रूफ कर लिया है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है थ्रू द गिवन एक्सिस, वो कितनी वैल्यू आ गई, ma²/12। तो तुम्हें ये दिख रहा होगा ये रॉड की तरह है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होता है, ml² क्या होता है, ml²/12 होता है। तो देखो ये स्क्वायर प्लेट एक ऐसे रॉड की तरह फंक्शन कर रहा है जो क्या है, थोड़ा एक्सटेंडेड है कि नहीं, थोड़ा एक्सटेंडेड है। तो यहाँ से मैं बोलूँगा तुम्हें कि मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम रहता है एक एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्म सेम ही होता है। ठीक है, तो जैसा रॉड का आया था उसके मिडिल पॉइंट के अबाउट, उसी फॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है एक स्क्वायर प्लेट का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो एक ऐसा एक्सिस जो कि स्क्वायर प्लेट के परपेंडिकुलर है उसके प्लेन के और सेंटर मास के थ्रू पास कर रहा है, उसके अबाउट कितना हो जाएगा। तो देखो इस एक्सिस के अबाउट I1 के अबाउट तो अभी निकाला जस्ट ma²/12, उस तरीके से I2 का निकाल लूँगा हम, I2 का एक और एक्सिस ले लेंगे इस तरीके से, देखो पिंक लाइन से बनाया, इसके अबाउट भी कितना आ जाएगा, ma²/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ma²/12 आ जाएगा। ठीक है, तो ma²/12 जो है एक I1 आ गया और I2 आ गया ma²/12। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से जो है एक ऐसे एक्सिस के अबाउट निकल सकता है कि नहीं, जो कि सेंटर मास से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ma²/12 प्लस ma²/12 कितना हो जाएगा, ma²/6। ठीक है, और अभी मैंने बताया तुम्हें
कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक्सिस के अराउंड सेम है तो फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आता है। तो अगर रॉड का उसके सेंटर के अबाउट ml²/12 आया तो उस तरीके से स्क्वायर प्लेट का भी आ गया ma²/12 वेयर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अगर रॉड को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, देखो ऊपर फिगर में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखो, अगर एक्सिस के पैरेलल एक्सटेंड करोगे तो मास डिस्ट्रीब्यूशन तो चेंज नहीं होगा ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, मास अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि उसी मास को तुमने स्प्रेड कर दिया है। तो अगर सेम मास का जो है प्लेट है और सेम मास का रॉड है और दोनों की जो साइड हैं वो ए है, प्लेट का साइड स्क्वायर प्लेट का, और रॉड का जो लेंथ है वो भी ए है और मास भी सेम है, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12 फॉर बोथ द रॉड एंड द स्क्वायर प्लेट। ठीक है, समझ आ रहा है। तो एक चीज़ याद रखनी है फाइनली कि अगर एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस इज सेम देन फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सेम। ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, mr², कितना दूर मास सिचुएटेड है एक्सिस से उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो, तो आप यहाँ पे एक और स्क्वायर प्लेट ले लिया, 3D में देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो अब इस एक्सिस के अबाउट हम जो है प्लेट को घुमाना चाहते हैं, तो ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से नीचे जो प्लेन में दो एक्सिस बन रहे हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया था, अभी डिराइव किया ma²/12, और x एक्सिस के अबाउट और y एक्सिस के अबाउट आ गया ma²/12। तो परपेंडिकुलर एक्सिस से क्या हो जाएगा ma²/6, जो नॉर्मल के अलॉन्ग निकल के बाहर आ रहा है एक्सिस, ma²/6 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो रिवाइज हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक क्यूब ले लेते हैं यहाँ पे, देखो। तो क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, तो ऑलरेडी तुम्हें स्क्वायर प्लेट का पता है, तो स्क्वायर प्लेट का अभी निकाला ma²/6 अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर प्लेट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर मैं क्यूब को लाइक एक प्लेट बना दूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 3D का हेल्प लिया मैंने, तो इसको मैं एक प्लेट बना देता हूँ, थिन प्लेट बना दिया, थिन प्लेट बना दिया ना। ठीक है, तो थिन प्लेट बना दिया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ma²/6 है कि नहीं। अब कौन सा एक्सिस है तुम्हें पता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो ma²/6। तो अगर मैं इस क्यूब को जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, सब कुछ आपको डिटेल में समझाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। अब इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, इसको इस तरीके से जो है इसको क्यूब में कन्वर्ट कर दिया गया। तो क्यूब में कन्वर्ट कर दिया गया, तो अगर इस क्यूब का मास m है और इसका साइड a है, ठीक है, तो प्लेट का साइड a था तो इसका भी साइड a ही होगा, ऑब्वियसली है वो, तो क्योंकि क्यूब है ये, है कि नहीं। और अगर इसका मास m है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो देखो ma²/6 ही रहेगा, है कि नहीं, उसी फॉर्म का रहेगा। क्योंकि जब तुम प्लेट से क्यूब बनाए, प्लेट से जब तुम क्यूब बनाए तब तुमने मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस चेंज नहीं किया ना। जितना प्लेट का मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, द वे इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द एक्सिस, उस तरीके से क्यूब का जो है मास डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट द एक्सिस, है कि नहीं। तो ma²/6 उस वाले फेस से भी आ जाएगा, ma²/6 जो फेस तुम्हारे सामने है इससे भी आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखो ma²/, अब मान लो एक ऐसा एक्सिस जो बी वाले कॉर्नर से पास हो रहा है और क्यूब के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। तो सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट ma²/6 है, तो बी के अबाउट कितना आएगा, तो दूरी कितनी है a/√2, तो ma²/6 प्लस क्या हो जाएगा ma²/2, है ना, ICOM प्लस MD² होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास आई बी क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू बी क्या आ गया, परपेंडिकुलर टू द क्यूब, कितना आ गया 2ma²/3। इसी का यूज़ मैंने उस सवाल में किया था जिसमें क्यूब जाके किंग से टकरा रहा था और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया था हमने। अब यहाँ पे देखो और भी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये सिलेंडर है, ठीक है, तो सिलेंडर कैसे बना हुआ होगा, बहुत सारे सॉलिड लाइक कॉइन से बना हुआ होगा, है कि नहीं, सॉलिड सिलेंडर है। तो कॉइन का कितना होता है, अगर रेडियस आर है mr²/2, अगर कॉइन का मास m है, ठीक है। तो उसी तरीके से सिलेंडर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना होता है, वो भी कितना होता है mr²/2, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड m इज़ द मास ऑफ द सिलेंडर। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देख रहे हो फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस जो है दैट इज सेम, डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस इज सेम फॉर बोथ coin and the solid cylinder, and the axis is the axis of the coin and the axis of the cylinder। तो यहाँ पे देखो मैं इस चीज़ को दिखाता हूँ, करके दिखा रहा हूँ कि जैसे ये कॉइन है, देखो यहाँ पे कॉइन बना लिया। अब कॉइन बना लिया तो इसका मास अगर m है तो कितना हो जाएगा तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द कॉइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से घुमा रहा हूँ, तो कौन से एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ, एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइन, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्सिस कौन सा हो जाएगा, अभी डिनोट कर देता हूँ मैं। तो ये जो है ये एक्सिस के अबाउट घुमा रहा था, तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, वेयर m इज़ द मास ऑफ द कॉइन, m इज़ द मास ऑफ द कॉइन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस कॉइन को जो है एक्सटेंड करके हम सिलेंडर बनाएंगे और फिर ये देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्म जो है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे देखो हम इसको एक्सट्रूड करेंगे आउटवर्ड और सिलेंडर बनाएंगे। तो यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लिया और देखो एक्सट्रूड कर रहे हैं, तो एक्सट्रूड करके एक सिलेंडर बना दिया, सॉलिड सिलेंडर। तो मास जो है वो क्या होगा, मास तो सेम ही रहेगा बट डेंसिटी घट जाएगी, है कि नहीं। तो डेंसिटी घट जाएगी क्योंकि जो मास पहले स्मॉल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था वो एक बड़े वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ओवरऑल सिलेंडर का मास सेम रहेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, mr²/2 ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो देखो यहाँ से मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हुआ, जैसा कॉइन में था वैसा ही सिलेंडर में है, सॉलिड सिलेंडर में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्म सेम रहा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के चलिए कि जो है अगर एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्म सेम होता है। जैसा कि हमने देखा कि एक स्क्वायर प्लेट का ma²/12 था थ्रू एन एक्सिस लाइंग इन द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और एक रॉड का भी ml²/12 होता है थ्रू इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ डिपेंडेंट अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं इसी सिलेंडर को एक कोन बना दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी कर जाएगा क्योंकि फिर मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। तो इसको अपने नोट्स में लिख लें, रिवाइज कर लें। दिस इज़ द रिवीजन सीरीज़ एंड इट्स गोइंग टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे अभी आगे और भी रोटेशन आते रहेगा, काफ़ी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, सारे जेई के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और काफ़ी मटेरियल सॉल्व करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, मेरे चैनल को फॉलो करते रहो एंड विथ अ पॉजिटिव एनर्जी विल कम अप विथ अ नेक्स्ट सेशन।